हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनिकेत में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की जीव विज्ञान का पहला पाठ, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। यह इस पाठ का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले के दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज़रूर देखिए, जिसमें हमने जैव प्रक्रम को अच्छे से पढ़ाया है। हमने प्रकाश संश्लेषण तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे मनुष्यों में पोषण के चरण, कि मनुष्य या जंतुओं में पोषण के कितने चरण होते हैं और उनके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। आज हम देखेंगे कि मनुष्य का आहार नाल क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं और सभी भागों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं मनुष्य में पोषण। जंतुओं या मनुष्यों में पोषण के 5 चरण होते हैं। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि जंतुओं या मनुष्यों में पोषण के कितने चरण होते हैं, तो आप जवाब देंगे कि मनुष्यों में पोषण के 5 चरण होते हैं। और अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको इन 5 का नाम भी लिखना होता है। और अगर यही क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछता है 5 नंबर में, तो आप इन सब के बारे में हेडिंग डाल के लिखेंगे। वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो जंतुओं या मनुष्यों में पोषण के 5 चरण होते हैं। पहला होता है अंतर्ग्रहण, जिसे हम कहते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन। तीसरा है अवशोषण। चौथा है स्वांगीकरण और 5वां है बहिक्षेपण। ये होता है जंतुओं या मनुष्यों में पोषण के चरण। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो आइए अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा अंतर्ग्रहण। आइए देखते हैं ये क्या होता है। भोज्य पदार्थों के शरीर में पहुंचने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अथवा में एक और परिभाषा देख लेते हैं। बाहरी वातावरण से अनेक विधियों द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। अर्थात जब हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वो कोई भी खाद्य पदार्थ हो, दाल चावल कुछ भी हो, तो वही क्रिया कहलाती है अंतर्ग्रहण। पहले वो भोजन बाह्य वातावरण में अर्थात बाहर होता है, तो उससे हम अनेक विधियों द्वारा अर्थात हाथ से उठाकर अपने शरीर के अंदर डालते हैं। तो ये क्रिया होती है भोजन का अंतर्ग्रहण, जो पोषण का पहला चरण होता है। उसके बाद दूसरा चरण है हमारा पाचन। अब हमने जो भोजन ग्रहण किया है हमारे शरीर में, हमारे आहार नाल में, उसका पाचन होगा, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, जिसके ऑक्सीकरण से हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। तो आइए देखते हैं हम पाचन किसे कहते हैं। पाचन की परिभाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वैसे भी 2 नंबर में पूछी जाती है कि पाचन क्या होता है, पाचन को समझाइए। तो हमने आपके लिए बहुत ही आसान परिभाषा रखी है। जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलकर अवशोषण योग्य छोटे छोटे घटकों में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। आइए इससे हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो वो जटिल होता है। अघुलनशील का मतलब होता है अगर उसे हम डायरेक्ट जल में डाल दें तो वो घुलता नहीं है। जैसे चावल को अगर हम डाल देते हैं जल में तो वो घुलता नहीं है। तो हमारे शरीर में जब वो भोजन जाता है तो उसका भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा, अब ये क्या होता है, भौतिक का मतलब होता है उसे तोड़ना, जैसे हमारे दांतों द्वारा उसे तोड़ना होता है। और रासायनिक क्रिया होती है कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियाँ होती हैं वो एंजाइम निकालती हैं, जिससे भोजन का पाचन होता है। और इन सब के फलस्वरूप भोजन को सरल एवं घुलनशील अणु में बदल दिया जाता है, जिससे वो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाए। हम जो भोजन डायरेक्ट ग्रहण करते हैं उससे हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर सकता, इसीलिए हमारे शरीर में पहले उसका पाचन होता है। मानव व जंतुओं में पाचन क्रिया 2 रूपों में होती है। कौन कौन सी? भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। आइए हम देखते हैं भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन क्या होता है। तो देखते हैं पहले भौतिक पाचन। इसमें भोजन को चबाना, जैसे अपने मुंह में दांत से भोजन को चबाते हैं, ये किस में आता है? भौतिक पाचन में आता है।
आमाशय में भोजन की लुगदी बनना। अब ये आमाशय क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। आमाशय को इंग्लिश बोलते हैं स्टमक, अर्थात पेट में भोजन की जो लुगदी बनती है वो भी भौतिक पाचन के अंतर्गत आती है। आहार नाल में क्रमांकुचन गति द्वारा भोजन का आगे बढ़ना, ये भी भौतिक क्रिया के अंतर्गत आती है। अब ये क्रमांकुचन गति क्या होती है इसे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और देखते हैं रासायनिक पाचन। इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस के एंजाइम, हमने भी बताया ना कि हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां होती हैं जो एक रस छोड़ती हैं जिसमें एंजाइम होते हैं जो जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं। इसे कहते हैं हम रासायनिक पाचन। तो हमने 2 स्टेप पढ़ लिया, अंतर्ग्रहण और पाचन। अब हमारे शरीर में इस पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा। अब हम देखते हैं अवशोषण क्या होता है। आहार नाल में पचित भोजन, अर्थात ऐसा भोजन जिसका पाचन हो चुका है, के अणुओं का विसरित होकर रुधिर मतलब ब्लड में मिलने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। तो हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो छोटी आंत में वो भोजन का जो रस होता है, जो पचा हुआ भोजन का रस होता है, उसके रुधिर में मिलने अर्थात ब्लड में मिलने की क्रिया को हम कहते हैं अवशोषण। तभी तो हमारे शरीर में उससे ऊर्जा बनेगी। तो भोजन पहले हमने ग्रहण किया, फिर उसका पाचन हुआ, उसके बाद जिस भोजन का पाचन हो चुका है उसके रुधिर में मिलने की क्रिया को हम कहते हैं अवशोषण। यह क्रिया छोटी आंत में होती है। ये विकल्प में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाचन क्रिया आहार नाल के किस भाग में होती है, तो वो छोटी आंत में होती है। और आप नोट में एक पॉइंट और याद रखिएगा, छोटी आंत के शेषांत्र में, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि शेषांत्र क्या होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उसी का एक नाम होता है शेषांत्र में रसांकुर पाए जाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि रसांकुर क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो अब याद रखिएगा, छोटी आंत के शेषांत्र में रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन के अवशोषण तल को 10 गुना बढ़ा देते हैं, अर्थात जिससे भोजन का अवशोषण और अधिक मात्रा में हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं स्वांगीकरण क्या होता है। ये हमारा चौथा पॉइंट है। पचे हुए भोज्य पदार्थों के जीव द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अब पहले शुरू से देखते हैं। पहले हमने पढ़ा भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर उसी भोजन के रुधिर में मिलने की क्रिया को कहते हैं अवशोषण। लेकिन अब रुधिर में मिलने के बाद भी अब उस भोजन के जीव द्रव्य में मिलने की क्रिया को कहते हैं हम स्वांगीकरण। ये हमारा है चौथा चरण। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अवशोषण और स्वांगीकरण में क्या अंतर होता है। तो आप याद रखिएगा कि भोजन के रुधिर में मिलने की क्रिया को कहते हैं अवशोषण, लेकिन पचे हुए भोजन के जीव द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। अब 5वां चरण देखते हैं हम बहिक्षेपण। भोजन के अपशिष्ट अर्थात अपचित भाग को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट भोजन बचता है, जिसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता, उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह क्रिया कहलाती है बहिक्षेपण। तो आई होप आप समझ गए होंगे मनुष्यों में पोषण के चरण। ये अगर 5 नंबर में लॉन्ग में आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है हेडिंग डाल के, जैसे हमने बताया है। ये कई बार पूछा गया है कि मनुष्य या जंतुओं में पोषण के चरण को समझाइए। अब हम देखते हैं मनुष्य की आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। अब आप सोचेंगे कि इतनी तो मनुष्य की लंबाई ही नहीं होती, तो मनुष्य की आहार नाल इतनी लंबी कैसे होती है। तो आपको बता दें, जो मनुष्य की आहार नाल होती है वो कुंडलित अवस्था में होती है, अर्थात सिकुड़ी हुई, इसीलिए उसकी लंबाई पता नहीं चलती। लेकिन मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। विभिन्न भागों में व्यास अलग अलग होता है, अर्थात कहीं पर पतला होता है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा मोटा होता है। आहार नाल को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। वो भाग कौन से हैं? पहला है मुख गुहा। आप ये भाग के नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है ग्रसनी, हम यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं। ये है हमारा मुख गुहा, इसे हम मुख गुहिका भी बोलते हैं। इसी में लार ग्रंथि होती है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर है हमारी ग्रसनी, इसे कहते हैं हम ग्रसनी।
उसके नीचे होता है ग्रास नली। ये जो नली है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारी ग्रास नली। उसके बाद होता है हमारा आमाशय। तो ये होता है हमारा आमाशय, जिसे हम पेट भी कहते हैं। ये है हमारा आमाशय। उसके बाद पांचवा है हमारा ग्रहणी। आमाशय के बाद इसका ये थोड़ा सा जो भाग है ये है हमारी ग्रहणी। उसके बाद है हमारी छोटी आंत। तो ये वाला पार्ट हमारी ग्रहणी है, लेकिन आप सोचेंगे कि ये आकर इसमें मिल जाती है, तो नहीं, ये इसके नीचे से आती है। आप देख सकते हैं उसी कलर का यहाँ पर है। तो ये है हमारी पूरी छोटी आंत, इसे हम कहते हैं छोटी आंत। उसके बाद आती है हमारी बड़ी आंत। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है हमारी बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद इसका ये आखिरी वाला भाग ये है मलाशय। और इसके लास्ट में यहाँ पर है गुदा द्वार। तो आहार नाल के इतने भाग होते हैं, आप याद रखिएगा। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। आप इनको रट लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं मुख गुहा क्या होती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। ये हमने भी फिगर में देखा। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। जो हमारा मुंह होता है वो हमारे जबड़ों से घिरा होता है। दो जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और नीचे का जबड़ा। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल होंठ होते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। तो आपको ऐसे ही परिभाषा लिखना है मुख गुहा की। तो अब हम देख लेते हैं जीभ। जीभ मुख गुहा में पाई जाती है, ये तो पता है सबको, जो एक चपटी एवं मांसल संरचना होती है। यहाँ पर एक वर्ड आया है मांसल, इसका मतलब क्या होता है? तो मांसल संरचना उसे कहते हैं जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती, उसे कहते हैं मांसल संरचना। तो हमारी जीभ के अंदर हड्डी नहीं होती है, इसीलिए उसे कहते हैं मांसल संरचना। यह मुख गुहा की ओर स्वतंत्र तथा अंदर की ओर सतह से जुड़ी होती है। तो हमारी जो जीभ होती है वो बाहर की तरफ तो नीचे से जुड़ी नहीं होती, वो स्वतंत्र होती है और पीछे की तरफ मुख गुहा में जुड़ी होती है। जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। इन्हीं के कारण ही हमें स्वाद का ज्ञान होता है। अब हम देखते हैं दांत के बारे में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दांत से क्वेश्चन आते ही हैं हर साल। तो पहले तो आप याद रखिए कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगर पूछा गया कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आप इनके नाम भी याद रखिएगा। पहला होता है कृंतक। इनके अंग्रेजी नाम भी आपको याद रखना है, जिसे कृंतक को अंग्रेजी में कहते हैं इंसीजर्स। दूसरा है रदनक, जिसे अंग्रेजी में कैनाइन्स बोलते हैं। तीसरा है अग्रचौवर्णक, जिसे प्रीमोलर्स बोलते हैं। और चौथा है चौवर्णक, जिसे मोलर्स बोलते हैं। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, आप सबके नाम याद रखिएगा, कृंतक, रदनक, अग्रचौवर्णक और चौवर्णक। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो हमारे आगे के 4 दांत होते हैं इसे हम कहते हैं कृंतक। तो कृंतक दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में 4 होती है और नीचे 4 होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या बताइए, तो प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। अगर विकल्प में 4 जोड़ी दिया है तो वो सही होगा। और अगर कुल बात की जाए तो कृंतक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। उसी प्रकार जो साइड के एक एक दांत नुकीले होते हैं, जैसे हम देखते हैं शेर में, तो साइड के जो दांत नुकीले होते हैं उसे कहते हैं कैनाइन। ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या ऊपरी जबड़े में 2 होती है और नीचे 2 होती है। तो कुल इनकी संख्या 4 होती है। तो कैनाइन दांत आप समझ गए होंगे, जो साइड में हमारे नुकीले दांत होते हैं जैसे शेर के। उसके बाद जो 2-2 दांत होते हैं इसे कहते हैं हम प्रीमोलर्स। इनकी संख्या भी ऊपरी जबड़े में 4 होती है और नीचे 4 होती है। तो कुल इनकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। उसके बाद आता है हमारा चौवर्णक। तो सबसे पीछे 3 दांत इधर 3 दांत इधर, तो इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 6 होती है। और अगर कुल बात की जाए तो 12 होती है। अभी हम देखेंगे, फिर से इनको एक एक करके भी पढ़ेंगे, लेकिन आप पहचानना सीखिए कि आगे के 4 दांत कौन से होते हैं? कृंतक होते हैं। फिर साइड के एक एक रदनक होते हैं। फिर 2-2 अग्रचौवर्णक होते हैं।
फिर उसके बाद 3 चौरलक होते हैं। तो आइए अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं कृंतक। दांत का काम क्या होता है? ये आगे की तरफ लगे चपटे तथा धारदार दांत होते हैं। ये भोजन को काटने व कुतरने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको संख्या याद रखनी है कि प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। और अगर कुल बात की जाए तो 4 जोड़ी अर्थात 8 होते हैं। दूसरा है रदनक, मतलब कैनाइंस। ये कृंतक से सटे नुकीले तथा धारदार दांत होते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 2 होती है। तीसरा है अग्र चौरलक। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। और अगर कुल बात की जाए तो 4 जोड़ी होती है। ये दांत शिशुओं में नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो अग्र चौरलक दांत होता है, ये बच्चों में शुरू में नहीं पाए जाते हैं, ये बाद में उगते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। चौथा है चौरलक। ये भी भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 6 होती है। आइए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मनुष्य में दांतों की विशेषताएं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के दांतों की विशेषताएं बताइए। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं बताइए। तो 2 विशेषताएं हैं। पहला है विषम दंती। विषम दंती कैसे है? मनुष्य के एक जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा कृंतक, रदनक, अग्र चौरलक और चौरलक। यह स्थिति मानव को विषम दंती बनाती है। भाई अगर 4 प्रकार के दांत हैं तो विषम दंती ही हुई है। और दूसरी विशेषता है द्विबार दंती। द्विबार दंती कैसे, आइए इसे समझते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। लगभग 12 वर्ष की आयु तक ये दांत टूट जाते हैं और पुनः नए दांत निकलते हैं। तो मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं, इसीलिए हम इसे द्विबार दंती भी कहते हैं। लेकिन मनुष्य में 20 दांत तो 2 बार निकलते हैं, लेकिन जो 12 दांत होते हैं वो केवल 1 बार निकलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं। तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। आप याद रखिएगा कैसे। 20 दांत 2 बार निकलते हैं, 40 हो गए। और 12 दांत 1 बार निकलते हैं, तो 40 और 12 52। तो आप ये भी याद रखिएगा कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। ये अब हम देख लेते हैं मनुष्य का दंत सूत्र, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले ये होता है इंसीजर्स। आई मतलब इंसीजर, सी मतलब कैनाइन, पी एम मतलब प्रीमोलर्स और एम मतलब मोलर्स। आप ये संकेत समझिए। तो जो इंसीजर होता है, ये 2/2 क्यों लिखा है, आइए समझते हैं। तो जैसे हमारा ये होता है जबड़ा, तो ऐसे 20 से इसे 2 भागों में बांट दीजिए। तो हमारे एक जबड़े में ही जो इंसीजर होता है, 2 इधर होता है और 2 इधर होता है। तो ये लिखा है 2/2, अर्थात एक जबड़े में कितना हो गया, 4। हम इसे काटेंगे नहीं, इसे जोड़ना है, इसे जोड़ना है। 2 और 2 4। उसी प्रकार आगे देखते हैं हम। कैनाइन, कैनाइन एक जबड़े में 2 होता है, एक इधर होता है और एक इधर होता है। तो ये लिखा है 1/1। कितने हो गए, 2 हो गए। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, हमारा है प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स एक जबड़े में कितना होता है, 4 होता है। हमने पढ़ा 2 इधर होता है और 2 इधर होता है। तो ये लिखा है 2/2। कितने हो गए, कुल 4 हो गए। उसके बाद हमारा है मोलर्स। तो मोलर्स एक जबड़े में 6 होता है, 3 इधर होता है और 3 इधर होता है। तो अगर अब हम देखें तो ये जो पूरा है, ये हमारा एक जबड़े का दांत है, एक जबड़े का। अगर इसको हम पूरा जोड़ देते हैं, 2 1 3 2 5 3 8 आ गया, 8 और नीचे भी जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारा जो ये जबड़ा है, 8 दांत इधर हैं और 8 दांत इधर हैं। तो एक जबड़े में कुल दांत कितने हो गए, इसको हम जोड़ देंगे, 8 8 16। और अगर इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 2 से गुणा है, क्योंकि 2 जबड़ा है तो 2 से गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है 32। तो ये है वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र। जब हम शिशु का दंत सूत्र लिखेंगे तो जो प्रीमोलर्स है इसको हम गायब कर देंगे। ये 2 और 2, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि अग्र चौड़क दांतों की संख्या 0 होती है शिशुओं में, अर्थात शिशुओं में अग्र चौड़क दांत नहीं पाए जाते हैं। तो अगर हम शिशु का दंत सूत्र लिखेंगे, अगर एग्जाम पूछा गया कि शिशु का दंत सूत्र बताइए, तो
जो हमारा इंसीजर होता है 2/2 होता है, कैनाइन 1/1 होता है, लेकिन जो प्री मोलर्स होता है ये 1 भी नहीं होता, ये 0 होता है। और जो मोलर्स होता था चौवर्णक, ये 3-3 नहीं होते दोनों साइड, ये 2-2 ही होते हैं। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे 2 1 3 2 5 और नीचे भी 5, तो 5/5 जब 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 5 5 10 दूनी 20। तो बच्चे में केवल 20 दांत ही होते हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो जो अग्र चौवर्णक दांत होता है वो शिशु में नहीं पाया जाता है, और चौवर्णक दांत भी 2-2 ही पाए जाते हैं, 3-3 नहीं पाए जाते हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। हमारे आहार नाल का दूसरा पार्ट है ग्रसनी। आइए इसे पढ़ते हैं। यह मुख गुहा का पिछला भाग है। यह भोजन और वायु का शाहमार्ग होती है। इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनी के अंदर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे निगल द्वार कहते हैं। इसके पास ही श्वास नली का छिद्र होता है जिसे घाटी द्वार कहते हैं। घाटी द्वार पर पत्ती के समान अस्थियुक्त एक संरचना हो पाई जाती है जिसे घाटी ढापन या एपिग्लोटिस कहते हैं, जो भोजन के निगलते समय घाटी द्वार को बंद कर देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। जैसे ये है हमारी ग्रसनी, और यहीं से होकर हमारी वायु जाएगी और यहीं से होकर हमारा भोजन भी जाएगा। तो यहीं पर एक संरचना होती है पत्ती समान जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो इधर चिपक जाती है, तो भोजन इधर चला जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो इधर चिपक जाती है, हवा इधर चली जाती है। एपिग्लोटिस के बारे में हम और डीप से पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में। अभी आप केवल इतना ही समझिए। हमारे आहार नाल का अगला भाग है ग्रास नली। ये हमने फिगर में देखा था। इसकी लंबाई 23 से 27 सेंटीमीटर होती है। यह पतली पेशी तथा संकुचनशील संरचना होती है। संकुचनशील संरचना किसे कहते हैं, अर्थात जो थोड़ी मुलायम हो। आहार नाल के इस भाग में पाचन क्रिया नहीं होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये आहार नाल का ऐसा भाग है ग्रास नली जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन इसकी दीवारों में श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो भोजन को चिपचिपा बना देती हैं, जिससे क्रमांकुचन गति द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। अब हम देखते हैं क्रमांकुचन गति। जैसे ये हमारी है ग्रास नली, तो इसमें अगर भोजन आएगा तो ऐसा नहीं कि भोजन जैसे यहाँ से गिरा डायरेक्ट आमाशय में आ जाएगा, ऐसा नहीं, भोजन धीरे धीरे खिसकते हुए आएगा। यही क्रिया होती है क्रमांकुचन गति। बिल्कुल धीरे धीरे खाना खिसक कर आता है आमाशय में, तो ये होती है हमारी ग्रास नली। अब हम अगला पार्ट देखते हैं अपना आमाशय। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, आमाशय होता है, जो जे आकार का होता है, क्योंकि आमाशय ऐसे होता है, अभी हमने देखा था फिगर में। ये होता है हमारा आमाशय। इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं जो भोजन के पाचन हेतु जठर रस का श्रावण करती हैं। जठर रस में HCl अम्ल के साथ साथ पेप्सिन, रेनिन तथा लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं। ये जो हमारा आमाशय होता है इसकी दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालती हैं और पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज नामक एंजाइम भी निकालती हैं, जिससे हमारे पेट में भोजन का पाचन होता है। आगे हम देखते हैं आमाशय के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आमाशय में लुगदी के समान बना भोजन कायम कहलाता है। ये जो हमारा आमाशय होता है इसमें पाचन की क्रिया द्वारा हमारा भोजन लुगदी के रूप में बन जाता है और उसे हम कहते हैं कायम कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारी ग्रहणी क्या होती है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सी अथवा एल आकार की संरचना होती है। यह छोटी आंत का ही भाग है। जैसे ये हमारा आमाशय था, तो ये वाला भाग जो है यही होती है ग्रहणी। इसमें पाचक एंजाइमों को स्रावित करने वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। इसमें ऐसी कोई ग्रंथि नहीं होती है जो एंजाइम निकाले। इसके निचले भाग में पित्त वाहिनियों द्वारा पित्त रस तथा अग्न्याशयी रस आकर मिलता है। तो यहीं पर एक पित्त वाहिनी होती है जहाँ से पित्त रस आकर मिलता है, और यहीं पर होता है हमारा पैनक्रियाज अर्थात अग्न्याशय, जिससे अग्न्याशयी रस आकर छोटी आंत में मिलता है। छोटी आंत में क्यों? क्योंकि ग्रहणी ही छोटी आंत का भाग है।
हमने पढ़ा ना कि ग्रहणी छोटी आंत का ही भाग है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत भी बोलते हैं। यह 6 से 7 मीटर लंबी होती है, इसीलिए कुंडलित अवस्था में होती है। अब आप कहेंगे 6 से 7 मीटर तो आदमी ही लंबा नहीं होता, तो छोटी आंत इतनी लंबी कैसे होती है? तो ये कुंडलित अवस्था में होती है, अर्थात ये ऐसे मुड़ी हुई होती है। ये होती है 6-7 मीटर, लेकिन ऐसे कुंडलित अवस्था में होती है, जिससे इसकी लंबाई मालूम नहीं पड़ती है। छोटी आंत के शेषांत्र में रसांकुर पाए जाते हैं, जो भोजन के अवशोषण तल को बढ़ा देते हैं। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, आप याद रखिएगा। ग्रहणी हमने पढ़ा, ग्रहणी छोटी आंत का ही भाग है। जेजुनम और इलियम, इलियम को शेषांत्र भी बोला जाता है, और इसी में पाए जाते हैं रसांकुर। तो हम अगला पार्ट देखते हैं आहार नाल का। बड़ी आंत, यह आहार नाल का अंतिम भाग है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर तथा चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर होती है। आहार नाल के इस भाग में शेष भोजन तथा जल का अवशोषण होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है, तो छोटी आंत में होता है। और जल का अवशोषण किस भाग में होता है? बड़ी आंत में होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। तो मलाशय जो हम अभी अलग से पढ़ेंगे, वो बड़ी आंत का ही भाग है। आइए हम देखते हैं मलाशय क्या होता है। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है। आहार नाल के इस भाग में भोजन एकत्रित होता है। जो अपचित भोजन है, अर्थात जो हमारे शरीर के प्रयोग का नहीं है, वो इसमें एकत्रित होता रहता है। मलाशय का अंतिम भाग गुदा कहलाता है, जो गुदा द्वार द्वारा बाहर खुलती है। तो ये था मनुष्य का आहार नाल। आई होप आज आप मनुष्य का आहार नाल अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।